चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास जो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान किसे कहते हैं? संविधान नियमों का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी देश या किसी संस्था को चलाया जाता है। संविधान लागू किया था किसी संस्था पर भी, किसी देश पर भी, क्योंकि अगर नियम ना रहे तो वो देश या वो संस्था क्या हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा, अपने रास्ते से हट जाएगा। तो ये तो 1945 के बाद ये तो साफ समझ में आने लगा था कि अब भारत आजाद होने वाला है, आज हो या कल हो। उसके बाद क्या होता है कि 1900 अंग्रेजों के क्या होता है, अंग्रेजों के कहने पर, अंग्रेजों के चाहने पर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग प्रांतों में क्या होते हैं, चुनाव होता है, कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ से आएगा, समझ में आया। तो चलते हैं संविधान सभा के बारे में पढ़ने के लिए। संविधान सभा के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 की हुई थी पहली बैठक। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बना, किसको बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और इनका संबंध कहाँ से था, बिहार से था। इसके बाद जो अगली बैठक जो होती है, उसके बाद देखिए इसमें पढ़िए को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, उसमें हुई थी 9 दिसंबर को इसकी बैठक। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो संसद भवन में हुई थी, जिसको क्या कहता है, केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। उसमें क्या होती, पहली बैठक हुई थी, समझ में आया ना। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, जैसे भी बताया हम लोग, है ना। अस्थायी माने कि आप सबसे बुजुर्ग हैं, आपको अस्थायी सदस्य बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, ताकि आपके देख रेख में अध्यक्ष को चुना जा सके। इसी तरह नया जब गवर्नमेंट बनेगा, मान लो कि मोदी गवर्नमेंट चुन के आई, राहुल गांधी गवर्नमेंट चुन के आई, तो पुराना का जो लोकसभा होगा वो तो पूरा विघटित हो जाएगा, नया बैठक होगा। तो पहला बैठक के लिए जब तक अध्यक्ष ना चुन लिया जाए तो अस्थायी अध्यक्ष को चुना जाता है, चुना जाएगा ना। तो वही हाल है कि आपको अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं और आप देखिए कि किसको वोटिंग कितना जा रहा है और अध्यक्ष को चुनेंगे हम लोग। हाँ, सबको हमेशा भंग होगा, फिर भंग होगा। मोदी गवर्नमेंट जीत के आएगी, फिर भी मोदी गवर्नमेंट भंग होगी। पद में सभी लोग हैं, पद में सभी लोग हैं, पावर में है, पावर को कंज्यूम कर लिया गया, लेकिन पावर में है क्योंकि सभी इस काम में भी प्रधानमंत्री मोदी ही तो लिखा रहा है ना। लेकिन यही है कि आचार संहिता लागू है उन लोगों पे, ठीक है। पावर खत्म आपका नहीं हुआ है, आपका पद खत्म नहीं हुआ है। त्याग पत्र दीजिएगा एक दिन पहले, समझ में है ना, लेके फिर अपना ग्रहण करेंगे। पिछला मंत्रिमंडल विघटित हो जाएगा, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए थे। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लोग एग्जाम में छोड़ सकते हैं कि संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था, तो इसको हाईलाइट करके पढ़िएगा कि संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया था। हाई सबको ही लगा है, रटा है कि 9 अगस्त 1946 सच्चिदानंद सिन्हा, 11 अगस्त 1946 ठीक है राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में। लेकिन सच्चिदानंद यहाँ पर जो हम लोग का BN राव जो संवैधानिक सलाहकार है, इसका बहुत कम लोग का नजर जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद कीजिएगा। आगे बढ़े। संविधान सभा कार्यवाही डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा 19 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ, ठीक है। कि संविधान सभा की कार्यवाही कब से प्रारंभ हुई, तो ये होगा हम लोग का 13 दिसंबर, याद रखिए, क्वेश्चन घुमा सकता है। क्वेश्चन में देखिए संविधान सभा की कार्यवाही कब से होगा, काम कैसे शुरू होगा, समझ में ना। तो 9 को तो बैठक हुआ था और अस्थायी अध्यक्ष के लिए कि हाँ अध्यक्ष को चुनना है, फलाना काम धाम शुरू नहीं हुआ। 11 को अध्यक्ष चुने, कोई काम धाम नहीं हुआ, समझ में है ना।
अब काम शुरू कैसे होगा? 13 तारीख से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है और ये क्वेश्चन घुमा सकता है, लोग गलती कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना लोग। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर ली गई। अब उद्देश्य प्रस्ताव में कहा था संविधान बनाना है ना भाई, तो कैसे संविधान बनाएंगे? अगर कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ एगो नियम बनाए तो हैसन चाहिए हमको। जैसे सरस्वती जी का मूर्ति बनवाने जाते हैं तो आप लोग मोटा मोटी बोल के आते हैं कि अच्छा हमको मूर्ति तो हंस पे बैठल मूर्ति चाहिए, तो हम लोग किताब पे बैठल मूर्ति चाहिए, है ना, कि पीछे किताब के ये साइड में 2 हंस चाहिए, देखो मोटा मोटी उसमें रखा जाता है क्या क्या चाहिए हम लोग को। उसी तरह संविधान में प्रस्तावना होता है, उसका प्रस्तावना पेश होता है। इस प्रस्तावना में कहा गया कि भारत 101 पूर्णतः स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुता संपन्न राज्यों का। प्रभुता संपन्न का मतलब होता है प्रभुत्व, इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। और प्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि हमारा मालिक अब क्या और नहीं होगा। ऐसा हो सकता था कि प्रभुता संपन्न अगर भारत नहीं होता तो भारत स्वतंत्र होता, लेकिन एक ऊपर क्राउन का शासन होता। अरे समझ में? अंतिम में सर्वोच्च कौन होता? क्राउन, जो कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा के लिए पहले बोल रहा था सब अंग्रेज, और भारतीय के भी कुछ भारतीय लोग भी मांग रहे थे डोमिनियन स्टेट का दर्जा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा में क्या था कि भारतीय लोग शासन करेंगे, लेकिन इन पर निगरानी ऊपर से कौन करेगी? क्राउन करेगी। तो वही चीज था। लेकिन भारत अब क्या है? प्रभुता संपन्न। अपन देश के आंतरिक मामले हो या बाहरी मामले हो, हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम स्वतंत्र हैं, इसमें कौन देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब समझ में आ गया प्रभुता संपन्न वर्ड का मतलब? स्वतंत्र तो सब लोग जानते हैं। गणराज्य होगा, गणों का राज्य, यहाँ पर जनता चुनेगी शासन को, कोई राजतंत्र यहाँ पर नहीं होगा। वो अपने संविधान का स्वयं निर्माण करेगा। कौन अपने संविधान स्वयं निर्माण करेगा? भारत। जौन मन चाहे अपन संविधान में हम ऐड कर सकते हैं, जौन मन चाहे वगैरह का हटा सकते हैं। भारतीय गणराज्य प्रांतों और देशी राज्यों का संघ होगा, है ना। विभिन्न छोटे छोटे प्रांत और देशी राज्य मिलकर भारतीय गणराज्य बनेगा, पूरा देश इसको भारत कहेंगे, ठीक है। भारतीय संघ और उनके राज्यों में समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संघ और उसके राज्यों की समस्त शक्ति का मूल स्रोत कौन है? ऑप्शन 1 संविधान, ऑप्शन 2 सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 4 जनता। तो जो ना पढ़ल रहेगा, प्रधानमंत्री संविधान मार का जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय मार का जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि पूरा जो शक्ति है उसका मूल स्रोत कौन है? जनता। आज जनता चाहेगी तो किसी पर्टिकुलर नेता को प्रधानमंत्री बना सकती है, वो शासन करेगी। आज जनता नहीं चाहेगी तो उस नेता के खिलाफ खड़ी होकर उसको अगले बार हरा भी सकती है। आज समझ में? तो यही चीज क्या होती है? जनता होती है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना होगा इस चीज को, ये पॉइंट गलत करते हैं लोग। तो नोट्स बनाइएगा जिसको आप लोग हाईलाइट कीजिएगा, और किसी भी सब्जेक्ट का जो यूट्यूब पर आता है ना आप लोगों की महासंग्राम, महायुद्ध, फलाना चलेगा, चिल्ला चलेगा, है ना, महामैराथन, एकदम मत पढ़ो कहिए जिंदगी में। कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा अगर जोड़ोगे घर में, घर हमेशा कमजोर होगा। एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमेशा चैप्टर वाइज पढ़ो शुरुआत में, तब चैप्टर वाइज सेट मारिए, तब आगे बढ़िए। इन्हें कि आया है कांस्टेबल का एग्जाम है और महामैराथन कर रहे हैं, मोस्ट बीबीआई 1000 क्वेश्चन, दम है तू 1000 में से 50 क्वेश्चन लड़ा के देख 200 में से 1000 क्वेश्चन तुम कराओ ना, वो मास्टर वो गारंटी दे दे टीचर हमको कि हम 1000 क्वेश्चन करवा रहे हैं, में से 50 को हम लड़ा देंगे, तो हम साल वो फ्री में काम करेंगे। नहीं होता है। हाँ बोले रहे हैं, ये सब कभी मत कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कितना बढ़िया तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, क्या है जनता है। अभी कॉन्सेप्ट जब तुम्हारा क्लियर हो गया तुम कोई गलती नहीं करोगे। क्वेश्चन आया समझ में? चलिए आगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर क्लास भी लंबा होगा। तो संविधान निर्माण के लिए अलग अलग समिति गठन किया है। ये फलाना आदमी हर चीज देखेगा, फलाना आदमी हर चीज देखेगा, फलाना आदमी हर चीज देखेगा, गठन किया गया ना जी। तो सभी समितियों में मूल समितियों को देखते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट समिति था प्रारूप समिति। ये बहुत बार पूछा गया, आईएएस के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रारूप समिति के गठन किसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। अब एक से 2 क्वेश्चन दिमाग घुमाने वाला पूछता है, ये तो सब लोग को मालूम है।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैक्सिमम लोग जो रटे हुए किताब से ऑनलाइनर से उनको मालूम है। अभी क्वेश्चन ना पूछता है, आयोग हो गया तेज, ध्यान तो क्या पूछेगा? पूछेगा तुमको ये प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में अगर अंबेडकर जी को ले पूछेगा तो 7 गो। प्रारूप समिति में अंबेडकर के अलावे कितने सदस्य थे? तब 6। दोनों क्वेश्चन से घुमा के पूछा है, समझ में ना? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7। अंबेडकर जी को ले ले। प्रारूप समिति में अंबेडकर के अलावे कितने सदस्य थे? ऐसा भी पूछा है क्वेश्चन, तब 6। आज समझ में? प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे? B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, है ना, B.L. मित्र और D.P. खेतान। अब बोलो तो भैया ये सब रटना है? कहीं ना, हमारे कल काम पढ़ावल है, दिखा दिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये भी बता दिए। तुमको बस ये रखना है कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और किसको? अंबेडकर जी को ले ले। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखा करेगा ठीक से रूप, संविधान का रूपरेखा कौन बदल दिया? अंबेडकर बदल दिए। दलितों का रूपरेखा कौन बदल दिया? अंबेडकर। दलित सबके बराबर खड़ा हो रहे हैं। कहाँ खड़ा हो रहे हैं? संविधान में उसका रूपरेखा बदल दिया गया। तो रूप कौन बदलेगा? अंबेडकर। याद हो गया पहले ट्रिक। दूसरा का देखिए, अब जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है ना, तो जहां भी आप लोग देखिएगा संघ, वहां का नाम मानेंगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, समझ में ना? जवाहरलाल नेहरू लेकर चलेंगे संघ। ऐसा और भी कोई बहुत सारे छोटे छोटे थे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। संघ संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति कौन? वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि मालूम है भारत के सभी प्रांतों को जोड़ने का काम कौन किए थे हम लोग? वल्लभ भाई पटेल। ना रहते तो भारत का जैसे अखंड भारत हम लोग देखते हैं नहीं। और समझ में? अखंड भारत हम लोग प्रांत को कौन जोड़ेगा? तो वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, देखे से तो लग रहा है कि अल्पसंख्यक समिति और भीमराव अम्बेडकर ना। मूल अधिकार, अधिकार किसके पास रहेगा? तो गृह मंत्रालय के पास होता है। गृह मंत्रालय, पहला गृह मंत्रालय संभाले थे हमारे देश में स्वतंत्रता बाद, तो वल्लभ भाई पटेल ही संभाले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मूल अधिकार समिति को जो अध्यक्ष थे वो कौन थे हम लोग के? तो वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन IAS के एग्जाम में पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन है हम लोग के? राजेंद्र प्रसाद। पहले झंडा कौन फहराता है देश में? राजेंद्र प्रसाद। देश में 2 झंडा फहराने वाला मेन मौका आता है, एगो 26 जनवरी, एगो 15 अगस्त आता है ना। तो राजेंद्र प्रसाद कौन थे हम लोग के देश के पहले राष्ट्रपति? 26 जनवरी को पहरा देंगे। तो झंडा समिति पहले बना के पहले बार हम ही झंडा फहराएंगे देश में। तो झंडा समिति का अपना अध्यक्ष बन लिए और झंडा को ठीक से वो क्या किए? मॉडलाइज किए कि झंडा कैसा होगा। हम लोग पहले चरखा था, चरखा हटाओ, फलाने का सब बात होगा। रियासत समिति, तो रियासत समिति देशी रियासतों से वार्ता के लिए भी राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। देशी रियासत ऐसे याद रखिएगा। तो देश रियासत समिति 2 है हम लोग का। एक हम लोग का रियासत में मिलेगा प्रांतीय संविधान समिति, एक अलग हो गया आपको, है ना। ये वल्लभ भाई पटेल। लेकिन देशी रियासत के बारे में बात करेगा तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे। देशी छोड़ा आएगा यहाँ पे, ठीक है। देशी आदमी आएंगे राजेंद्र प्रसाद। और देशी रियासत समझौता समिति के इसके कौन अध्यक्ष है हम लोग के? राजेंद्र प्रसाद। बस आपको इतना ही याद करना है, इससे बायोंड क्वेश्चन आपको नहीं आता है। ऐसे आपको किताब में बहुत सारे और भी समितियां दी गई हैं, हम लोग को सब नहीं पढ़ना है। ये इतना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो हर साल पूछता है। अब जब संविधान बनने लगा तो अलग अलग लोगों का चुनाव अलग अलग क्षेत्रों से हुआ था। तो अंबेडकर जी से लेकर पूछता है कि अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था वो कौन क्षेत्र से हुआ था, ठीक है। तो चलते ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसको क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रांत से हुआ? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको, ठीक है। इसको डिटेल हम लिखे हैं कि इनका जो पहला चुनाव जो हुआ था ना वो बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। मैंने कि जो अभी भारत विभाजन हुआ ना, भारत हम लोग का अगर इस तरफ था, मान लो मोटा मोटी समझ लो कि इस तरह भारत हम लोग का, तो भारत में अगर हम लोग इस तरह चलते हम लोग, तो ये भाग जो हो गया हम लोग का पाकिस्तान हो गया, और ये भाग क्या हो गया हम लोग का?
बांग्लादेश हो गया नीचे वाला। तो जब विभाजन हुआ तो बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, और ये हम लोग का पश्चिमी पाकिस्तान था। और समझ में, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जब इसको धार्मिक आधार पर बांटा गया था, जब मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, तो जब ये चुनाव होता है तो B.R. अम्बेडकर पूर्वी पाकिस्तान के रहते, बंगाल क्षेत्र से। लेकिन जब विभाजन हो जाता है, पर चुनाव तो 1946 में होता है, लेकिन जब विभाजन होता है तो अम्बेडकर जी का जो एरिया था वो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। अम्बेडकर बोलता है कि बबुआ हम पाकिस्तान में रह जाएंगे, बोला रहता पाकिस्तान वाला किया जा हमारा हो रहे, तो अम्बेडकर बोले कि ना, ये जो रहेंगे ये मरेंगे, भारत में आएंगे। फिर समझ में, इनको ऑफर मिला था पाकिस्तान की तरफ से। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर अम्बेडकर 1946 में चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत के विभाजन उपरांत वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जो आपको बता दिया अभी हम, है ना। अतः मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से, है ना, पूना सीट से A.M.R. जयकर को सीट से हटाया गया, रिक्त कराया गया, और पूना वहां पर उपचुनाव होता है, और अम्बेडकर जी को फिर से संविधान सभा का सदस्य चुन लिया जाता है। आ रहा समझ में। मैंने कि अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोबारा जो उपचुनाव में भाग लिए थे अम्बेडकर, वो कहाँ से लिए थे, तो मुंबई के पूना प्रेसिडेंसी से लिए थे, क्योंकि अम्बेडकर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अम्बेडकर ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मान ले सोच कि सचिन तेंदुलकर नहीं है टीम में, अचानक तेंदुलकर फिट होके आ गए, तो छोटे मोटे खिलाड़ी को तो अलग करबे करोगे, समझना, वही खेला था, समझा ना, वही चीज था। तो इनको क्या कर दिया गया, हटाए, क्योंकि ये दलितों के बहुत बड़े नेता थे, और दलितों को बराबर अधिकार नहीं देने पर हो सकता था कि देश के जो संविधान बने वो सही नहीं बनेगा। इसलिए इनको पूना के सीट से, पूना प्रेसिडेंसी के सीट से इनको जयकर को हटा के इनको उपचुनाव के द्वारा पूना भारतीय संविधान का सदस्य बनाया जाता है। मूल संविधान में जब बनाएगा ये मूल संविधान, तो उसमें कितने अनुच्छेद थे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मूल संविधान में 392 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 गो भाग थे, समझ में ना, और इसको रटना पड़ेगा आपको। और वर्तमान में क्या है, 25 को भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, समझ में है ना। आप लोग हमसे आगे पीछे हो गया है, आप लोग कैसे लिखिएगा कि आप लोग सामने सामने लिखिएगा, अनुच्छेद के ठीक सामने अनुच्छेद, अनुसूची के ठीक सामने 12 गो अनुसूची, और भाग के ठीक सामने 25 गो भाग। आज समझ में, इस तरह आप लोग इसको लिखिएगा। जो लोग देख रहे हैं इसको देखें। अब चले, अब हम लोग के देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। मोदी जी यहाँ तक क्या बोले कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को क्या हुआ, हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ था। तो क्वेश्चन आपके करंट से भी क्वेश्चन है, स्टैटिक से तो करंट नहीं चलेगा, पुराना घटना हो गया। तो पूछ सकता है आपको कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के हमारा तैयार हुआ था, है ना जी। आगे बढ़ते, कौन दिन में बना था, क्या हुआ था, अभी कहानी पढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान के निर्माण तो संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के निर्माण तो कितना अधिवेशन हुआ था, तो ऐसे 11 अधिवेशन हुआ था, लेकिन हस्ताक्षर वाला अंतिम जो अधिवेशन का बात किए थे, दो के कितना जगह, टोटल 12। यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं, 12 बैठकें हुई थी। संविधान सभा द्वारा कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, कितना दिन, तो बहुत सारा था, तो 114 दिन। कितना दिन चला था बहस हम लोग का, 114 दिन बहस चला था। प्रारूप कैसा होगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। प्रारूप पर खाली कि प्रारूप कैसा संविधान होगा, और प्रारूप पर बहस हुआ था। संविधान, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, कि अंगीकृत करना और लागू करना दोनों में अलग है। एग्जाम में अंगीकृत दे देता है ना, एडॉप्टेड, तो ढेर लोग को लगता है ना कि 26 जनवरी मार का जाए। अंगीकृत जब वर्ड आएगा तो 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा। एक दिन क्या होता है कि तैयार, पूरा संविधान बन के तैयार है, अब भाई लागू कर दो, अब भाई इसको लागू कर देते हैं। तो बोला गया कि नहीं, संविधान लागू होगा 26 जनवरी के। तो कहा है भाई, एक पीछे कोई ना कोई कारण होगा, क्या शुभ मुहूर्त तो देखा गया था, तो ना।
एक पीछे कारण ही था कि 26 जनवरी 1930 या 31 कुछ ऐसे था, 30 को रावी नदी के 30 या 31 कुछ ऐसा था, आपको स्लाइड हो रहा है, देख लीजिएगा, 31 था। तो 26 जनवरी 1931 को रावी नदी का तट पर रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू चुपके से झंडा फहराए थे और बोले थे आज के बाद हम बहुत बड़का कारनामा किए हैं और 26 जनवरी हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो वो कारनामा को कोई भूल मत जाए। भगत सिंह जैसा कारनामा नहीं था ही, तो मानते हैं हम। एक कारनामा को कोई भूल नहीं जाए कि 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर चुपके से झंडा फहराया गया था। इसलिए क्या किया गया, डेट को याद करने के लिए 26 नवंबर की जगह पर 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। आ रहा कहानी समझ में कि 26 जनवरी को क्या संविधान लागू हुआ था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, ये भी पूछा एग्जाम में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी को बैठे हुए कि भैया सब कंप्लीट है, हाँ कंप्लीट है, तो ठीक है 26 जनवरी को लागू करना है, जलेबी छनवाओ, सब कुछ लागू हो गया, सब कुछ हो गया। तो अंतिम बैठक तब हुई थी। ये तो हो गया। एक चीज हमने मेरा छोटा सा नोट स्लाइड में, इसको देखिए आप लोग, संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा हुआ था। अभी तक ये क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया है, लेकिन आयोग का कोई दिमाग नहीं है ना, पूछ सकता है कि संविधान बनाने में कुल कितना, संविधान बनाने में कुल आपको खर्चा जो हुआ था वो 63,96,729 रुपया हुआ था। और मैंने जब बैठ के वर्तमान करेंसी में इसको कन्वर्ट किया, ये करीब करीब 9 अरब रुपया आया था आज के अनुसार। 63 लाख समझ में आ रहा है, आज से 75-76 साल पहले, 78 साल पहले कितना बड़का अमाउंट है। 75 साल पहले कितना बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है आपका। अगर 75 साल भी मान के चलते हो तो 63 लाख रुपया, आज का तो बहुत वैल्यू बढ़ जाएगा है, तो उसको 64 मान लीजिए, है ना। 63,96,729 को मानिए लो 64 लाख। अब कल के हम लोग क्लास में देखेंगे संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे हम भारत के लोग, और वादा करते हैं कल अगर हम आपको संविधान का अगला जो वीडियो आएगा आप लोग के लिए, कल संविधान पढ़ाएंगे हम। हिस्ट्री, यूट्यूब के हिस्ट्री में ये बोलते हैं, दावा करते हैं कि जो हम कल उद्देशिका पढ़ाएंगे पूरा यूट्यूब पर वो चीज मौजूद नहीं रहेगा, है ना, कहीं क्लास में देखने को आपको मिलेगा। हर एक चीज को डिफाइंड करेंगे, हर एक वर्ड को तोड़ेंगे हम भारत के लोग। समाजवादी, संप्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, एक चीज को, तो इससे भी क्वेश्चन आपको आता है। तो आज हम लोगों ने देखा संविधान निर्माण की प्रक्रिया और उससे जुड़े हुए प्रश्न। और आज की क्लास इतना ही, और ये वीडियो आपके पास जा रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।